हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल गृह विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ होम साइंस टीचिंग। तो इसी विषय में सबसे पहले हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की दी हुई परिभाषा। उन्होंने लिखा है, शिक्षण विधि यथार्थवादी दृष्टिकोण एवं परिचित से अपरिचित की ओर केंद्रित होनी चाहिए। यथार्थवादी अधिगम स्पष्ट संस्कारी कणों को जन्म देता है, जिसके फलस्वरूप सृजनात्मक शक्तियाँ उचित प्रकार से कार्यरत हो सकती हैं, चाहे वह हमारा हृदय हो, कल्पना हो या मस्तिष्क हो। यथार्थ से बिछुड़कर प्रत्येक चीज विकृत हो जाती है। गृह विज्ञान शिक्षण की विधियाँ यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग होम साइंस भी इसी पर निर्भर है। शिक्षण के 3 प्रमुख ध्रुव होते हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये 3 ध्रुव हैं। हालांकि तीनों ही परस्पर निर्भर करते हैं, किंतु निश्चित रूप से प्रमुख स्थान शिक्षार्थी को ही प्राप्त होता है। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी को पढ़ाया जाता है। शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है और शिक्षार्थी ज्ञान ग्रहण करता है। विधियाँ शिक्षक प्रयोग करता है, जिससे कि बालक कितनी आसानी से, कितनी समझ से, किस प्रकार से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर सके। शिक्षण की समस्त क्रियाओं का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी होता है। शिक्षण प्रक्रिया की समस्त क्रियाएं उसके चारों ओर घूमती ही रहती हैं। शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु को एक क्रम में रखना आता है। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य किए जाते हैं जिनकी सहायता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। गृह विज्ञान शिक्षण में भी अनेक विधियां उपलब्ध हैं, किंतु कौन सी विधि कितनी उपयोगी है, इसका मूल्यांकन शिक्षिका पर ही छोड़ देना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि उसी का निकटतम संपर्क शिक्षण प्रक्रिया से होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं शिक्षक या शिक्षिका, और दूसरे छोर पर देख रहे हैं शिक्षण विधि। मध्य में से जो पूर्ति करानी है, यानी कि शिक्षक से शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति होनी है। स्व प्रशिक्षण, छात्राओं का स्तर देखना है, छात्राओं की रुचि व अभिरुचि, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं, इन सब पर ध्यान देना होता है। उसी के द्वारा निर्धारित शिक्षण उद्देश्य, उसका स्वयं का प्रशिक्षण, उसकी छात्राओं का मानसिक स्तर एवं उनकी रुचियाँ, उसके विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं उसके द्वारा किसी विशिष्ट विधि के चयन का निर्धारण करेगी। प्रमुख बात यह भी है कि इस संसार में कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं। शिक्षण विधि के चयन में व्यक्तिगत भेद दूसरा प्रमुख निर्धारक तत्व हो सकता है। फिर भी एक अनुभवी शिक्षिका किसी विधि को चुनने से पहले अपनी छात्राओं में मानसिक स्तर को अवश्य दृष्टिगत रखना चाहिए, यानी कि शिक्षिका के लिए मानसिक विकास के क्रम में आरंभ में बालक नवीनता से प्रभावित होता है, तत्पश्चात उपयोगी और फिर तार्किकता से। विभिन्न स्तरों पर शिक्षण विधि के चयन में वह उपयोगी निर्धारक तत्व हो सकते हैं। प्रत्येक विषय की अपनी विशिष्ट प्रकृति होती है, वही उस विषय के द्वारा प्राप्त हो सकने वाले उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायक होती है। गृह शिक्षण की भी अपनी विशिष्ट प्रकृति है। शिक्षिका को शिक्षण विधि चयनित करते समय इस तथ्य को दृष्टिगत रखना चाहिए। अब हम देखेंगे शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग ए टीचिंग मेथड। शिक्षण एक ट्राइपोलर प्रक्रिया है, जिसका प्रथम उद्देश्य वस्तुगत निर्धारण, द्वितीय अधिगम अनुभव एवं तृतीय मूल्यांकन है। शिक्षिका व शिक्षार्थी प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष से संबंधित होते हैं, क्योंकि अधिगम अनुभव केवल पाठ्यवस्तु व शिक्षण विधि के माध्यम से ही अर्जित किए जा सकते हैं।
स्वाभाविक रूप से शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कारक 4 वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं, जैसे छात्रा से संबंधित कारक फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट, शिक्षक संबंधित कारक फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक फैक्टर्स रिलेटेड विद कंटेंट, शिक्षण उद्देश्य से संबंधित कारक फैक्टर्स रिलेटेड विद ऑब्जेक्टिव्स। अब जो छात्राओं से संबंधित कारक हैं, जो छात्रा है किस तथ्य में रुचि रखती है, क्योंकि छात्रा किसी भी शिक्षण विधि का केंद्र बिंदु होती है। इस कारण किसी भी विधि का चयन करते समय छात्रा की वर्तमान शैक्षिक स्थिति का ध्यान रखना अवश्य ही चाहिए। और जो टीचर से संबंधित कारक हैं, समस्त शिक्षण विधि से सबसे सक्रिय भूमिका शिक्षिका की ही होती है। उसके अपने व्यक्तिगत के अतिरिक्त उसके संप्रेषण क्षमता यानी कि पावर ऑफ कम्युनिकेशन एवं उसके पास उपलब्ध समय किसी भी शिक्षण विधि के चयन को प्रभावित कर सकती है। और जो पाठ्यवस्तु से संबंधित हैं, क्योंकि पाठ्यवस्तु जो है वह साधन है जिसका संप्रेषण शिक्षण का आधार होता है। पाठ्यवस्तु की विशिष्ट प्रकृति शिक्षण विधि के चयन को प्रत्यक्षता यानी कि वास्तविक रूप में प्रभावित करती है। और शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित शिक्षण उद्देश्य की उपयोगिता, सामयिकता, योग्यता, औचित्य एवं व्यवहारिकता विधि के चयन को प्रभावित करते हैं। ये सत्य है कि सदैव केवल मात्र एक ही विधि द्वारा अध्यापन संभव नहीं होता, फिर भी शिक्षिका के गृह विज्ञान शिक्षण की प्रमुख रूप से प्रचलित विधियों का सहारा लेना ही पड़ता है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी विधियां हैं जिनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि। दूसरी विधि देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि। थर्ड नंबर पर देख रहे हैं हिस्टोरिकल मेथड यानी कि ऐतिहासिक विधि। फोर्थ नंबर पर प्रोजेक्ट मेथड यानी कि योजना विधि। फिफ्थ नंबर पर देख रहे हैं डिस्कशन विधि। डिस्कशन विधि से छात्राएं अपने मन की प्रश्नों को सुलझा सकती हैं, यानी कि जो वाद विवाद विधि होती है, कोई भी तथ्य उनकी समझ में नहीं आता है तो वे शिक्षिका से उसका समाधान बातचीत करके कर सकती हैं। आपस में भी छात्राएं एक दूसरे से बातचीत करके अपनी समस्या को सुलझा सकती हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट देख रहे हैं असाइनमेंट मेथड, क्योंकि असाइनमेंट जब बालिकाओं को दिया जाता है तो उसके वह घर पर समझ सोच कर कार्य करती हैं और उससे भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं कॉन्सेंट्रिक मेथड केंद्रीय वृत्त विधि। इस विधि में वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये शिक्षण विधि न होकर शिक्षण प्रणाली है। इसमें गृह विज्ञान की संपूर्ण पाठ्य वस्तु को केंद्रीय वृत्तों में विभाजित कर लिया जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं टॉपिक मेथड, टॉपिक यानी कि प्रकरण विधि। इसके बाद हम देख रहे हैं साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक विधि। एक एक करके इनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखेंगे लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि। यहाँ पर हम एक परिभाषा देख रहे हैं जो कि कार्टर गुड की है। इन्होंने अपनी शैक्षिक शब्दकोश में लिखा है, व्याख्यान को वह शिक्षण विधि माना गया जिसमें अधिकतम मौखिक उद्बोधन के द्वारा एवं न्यूनतम कक्षा सहयोग संशोधन की छात्राओं में रुचि, प्रभाव, उत्तेजना अथवा विचारधारा व आलोचनात्मक चिंतन विकसित किया जा सके। इसके लिए सहायक रूप में मानचित्र, चार्ट या किसी अन्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार व्याख्यान विधि के 4 आधारभूत लक्ष्य हो सकते हैं: प्रेरित करना, स्पष्ट करना, पुनर्निरीक्षण करना और विस्तृत करना। अतः व्याख्यान
वह विधि है जिसमें एक शिक्षिका अनेक छात्राओं को एक ही समय में ज्ञान, तथ्य, सिद्धांत या अन्य सूचनाएं दे सकती है। इसी के साथ देखेंगे व्याख्यान नियोजन। व्याख्यान विधि का प्रयोग करने से पहले शिक्षिका को 4 आधारभूत पक्षों को दृष्टिगत रखना चाहिए। किसके लिए, क्यों, कब तक और क्या। प्रथम पक्ष किसके लिए है? यह पक्ष श्रोता से संबंधित होता है। कक्षा में छात्राएं होती हैं। इसके पक्ष में छात्राओं का पूर्व ज्ञान, शिक्षा स्तर, अवबोध स्तर, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इत्यादि आ जाते हैं। द्वितीय पक्ष क्यों। इस पक्ष के अंतर्गत व्याख्यान देने से या देने के क्या उद्देश्य हैं ये जानना आवश्यक होता है। प्रवक्ता की कक्षाओं में क्या अपेक्षाएं हैं या कक्षाओं से क्या अपेक्षाएं हैं। सामान्य रूप से जो लक्ष्य हैं वे इस प्रकार से हैं। विषय का सामान्य ज्ञान देने हेतु नवीन दृष्टिकोण की स्वीकृति, आधारभूत अभिवृद्धि में संशोधन, विस्तृत व गहन सूचनाएं देने हेतु, किसी विशिष्ट कौशल के शिक्षण हेतु। प्रतिपक्ष है कितना। यह पक्ष समय से संबंधित है। इसमें इस बात को दृष्टिगत रखा जाता है कि छात्राओं की रुचि की निरंतरता बनी रहे। चतुर्थ पक्ष क्या, पर्याप्त ज्ञान का अभाव व अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र पर व्याख्यान छात्राओं को केवल भ्रमित करता है। प्रवक्ता को केवल कुछ विचारों पर स्वयं को केंद्रित करना चाहिए। व्याख्यान प्रक्रिया का विश्लेषण, ये जो चार्ट हम देख रहे हैं फ्लो चार्ट से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। अब इसको जो प्रस्तुति है इसको 2 विभागों यानी कि 2 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। उदाहरणों पर विचार, डिस्कशन ऑन एग्जाम्पल, उदाहरणों का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एग्जाम्पल, प्रश्न उत्तर और निष्कर्ष। ये लास्ट हो जाता है क्योंकि उससे बाद में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं बच्चों छात्राओं से और निष्कर्ष निकाला जाता है। प्रस्तावना में छात्राओं की रुचि और जिज्ञासा को जागृत करने हेतु उद्देश्य और पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। इसको बहुत सावधानी पूर्वक छात्राओं के पूर्व ज्ञान को दृष्टिगत रखते हुए नियोजित करना चाहिए। प्रस्तुति मुख्य पक्ष होता है। इसमें मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप में पारस्परिक रूप से संबंधित करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उदाहरणों को जहां तक संभव हो छात्राओं के पूर्व अनुभवों के साथ संयुक्त करके देना चाहिए। दृश्य सामग्री जहां छात्राओं में अवबोध विकसित करने में सहायक है वहीं अधिगम की मानसिक धारणा में भी सहायक होती है। किसी भी शिक्षण बिंदु से संबंधित प्रश्नोत्तर के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। निष्कर्ष सामान्यतः उद्देश्यों पर निर्भर करता है। उसी के आधार पर उद्देश्यों की प्राप्ति के विषय में ज्ञान होता है। इसमें सारांश रूप में मुख्य शिक्षण बिंदुओं का संदर्भ आवश्यक हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अभी व्याख्यान विधि का मूल्यांकन पत्र नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसकी गुण और दोष के विषय में भी वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।